दोस्तों एक ये मज़ेदार कार्टून इमेज आपकी स्क्रीन पर कि मान लीजिए हमारी क्रिकेट टीम के किसी एक प्लेयर ने मैच फिक्स कर दिया, जबकि हमारी भारतीय टीम ऐसी है नहीं। हम सब बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट को, लेकिन अगर किसी एक प्लेयर ने मैच फिक्स कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी प्लेयर को ही लेनी पड़ेगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी पनिशमेंट उस प्लेयर को ही दी जाएगी, ना कि कैप्टन को। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर उसमें सो कोल्ड इम्पॉर्टेंट जो बजट है हमारे देश का, जो हर साल पेश होता है, अभी रिसेंटली आके गया है, उस बजट में से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, बजट लीक हो जाए, किसी ने भी किया हो, कैसे भी किया हो, तो उसकी होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से काम नहीं चलेगा, अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और साथ में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उन्हें फ़ाइन भी हो सकता है, 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, या दोनों। और अगर यही इन्फॉर्मेशन किसी बजट के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग किसी फॉरेन दुश्मन कंट्री को दे दी जाए तो 14 साल तक की जेल हो सकती है। सो दोस्तों, ये सिर्फ एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये आपका रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सच में। सो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे पिछले 115 दिनों से नॉन स्टॉप हमारी वीडियो आ रही है, सिर्फ आपके प्यार और सहयोग के कारण। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बुलेट ट्रेन की तरह चलती हुई यात्रा का हिस्सा बने, और थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब जल्दी से चलते हैं हमारे उस प्रीवियस ईयर जर्नी पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यात्रा पर, जहां हमने ब्रेक ली थी कल क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों को ये बता दूं कि जो दोस्त नए हैं, इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे अगले 15-20 मिनट के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके 50 क्वेश्चन तैयार होंगे, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो कंटेंट कितना रेलिवेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 83 जो मैंने दिया था आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजंस ऑफ द मनी बिल। इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो मनी बिल के प्रोविजंस में इंक्लूडेड नहीं है, मनी बिल के जो प्रावधान दिए गए हैं। ए, प्रोविजन रिगार्डिंग दी टैक्सेस, जो टैक्सेस के रिगार्डिंग प्रोविजन है। बी, प्रोविजन रिगार्डिंग दी बोरोइंग्स, जो बोरोइंग्स हमने ली है उसके रिगार्डिंग। सी, प्रोविजन रिगार्डिंग दी कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड, कि जो कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड की कस्टडी के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। डी, प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज, फाइन्स और पेनल्टीज के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं। डी इज द आंसर। Under Article 110 of the Constitution, it has been specified that the Constitution की provisions regarding taxes, borrowing, custody जो है consolidated and contingency fund, इसके regarding जो भी provisions है मनी बिल के अंदर दिए गए हैं, but provisions for the imposition of the fine लगाना, penalties लगाना are not included in the provisions of money bill, वो मनी बिल के प्रावधान में नहीं है। Question number 84 on your screen. What constitutes the definition of money bill under the Article 110 of the Indian Constitution? इसमें से बताइए कि डेफिनेशन क्या थी मनी बिल की अंडर आर्टिकल 110। द इम्पोजिशन, ए ऑप्शन, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। शायद मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, मेरे ख्याल से शायद 85 नंबर क्वेश्चन था। लेट मी क्रॉस चेक, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो। येस, दिस वाज द क्वेश्चन। चलिए नो प्रॉब्लम, क्विकली एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, 85 वाला खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ये दिए गए हैं कि 110 नंबर आर्टिकल के तहत जो मनी बिल के जो प्रोविजंस हैं, जो डेफिनेशन दी गई है मनी बिल की, वो क्या है। इंपोजिशन, उसके अंदर क्या क्या कवर है। ए है इंपोजिशन, एबोलिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन, मतलब इंपोज करना, टैक्स लागू करना, एबोलिशन खत्म करना, अल्ट्रेशन उसमें बदलाव करना, रेगुलेशन उसको कंट्रोल करना किसी टैक्स को, ये प्रोविजंस हैं। बी, रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी, मनी को बोरो करना उसके रिगार्डिंग। सी, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, जो एप्रोप्रिएशन है जो मनी की आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो जरूरी है। और डी, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी चार्ज फंड हैं, जो फिक्स खर्चे होते हैं, मैंडेटरी खर्चे हैं, उनको कहा जाता है चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे कैग की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, ये सारी चीज़ें तो चार्ज हैं।
सो उसकी जो डिक्लेरेशन है इन खर्चों की वो दी गई है। ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, इसीलिए ये आंसर है क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर है। ये दी गई है कि 110 नंबर जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दैट शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल, तब कहा जाएगा इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, या तो नीचे दिए गए सब मैटर या किसी भी एक मैटर में से डील करता हो, तब वो मनी बिल कहलाएगा। वो क्या थे ये आपके सामने, सिर्फ ऑप्शंस ही रिपीट की हैं। सो हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, कल भी हमने कर लिया था ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 85, ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। रिगार्डिंग द मनी बिल विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। अभी हमने किया, बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। बी अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है। सी अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये मैंने हिंट भी दी थी आपको कि कंटिजेंसी वर्ड, ठीक है जी, कि जो मनी बिल है कंसर्न अप्रोप्रिएशन की जाए मनी की, अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा, किसकी, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जब पैसे निकालने हो। डी अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत सरकार ने किसी लोन की गारंटी दी है, या जो भी रेगुलेशन है बोरोइंग के रिगार्डिंग, जो पैसा उधार लिया उसके रिगार्डिंग सारी रेगुलेशंस वो दी गई हैं। IAS प्री 2018 क्वेश्चन था एंड सी इज द आंसर। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ये एक्ट ध्यान में रख लिया, 1950 में आया था, वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, कि ये फंड राष्ट्रपति के डिस्पोजल पे ही है और उसमें से पैसे वो निकाल सकते हैं जब उन्हें लगे कि कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है, ऐसा खर्चा जिसका पहले से अंदाजा नहीं था। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान में रख लें कि फंड को कौन कंट्रोल करता है, उसको यूज कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी उसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बिहाफ पे। दस इट इज ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा है कि जो भी पद पे है, जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्शन ले लेंगे जैसी नीड है। नोट बाय द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ना कि कानूनी प्रोसेस के द्वारा, जैसे पार्लियामेंट में पेश होना, पास होना, वो एक तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गया। इनटू विच मनी बिल्स आर प्लेस्ड, जैसे कि मनी बिल को रखा जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में आर्टिकल 110 के तहत। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 एंड फर्स्ट वन फॉर दिस सेशन। अ बिल विच मियरली इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट, एक ऐसा बिल जिसमें सिर्फ खर्चे ही हैं, that does not include any of the matters specified in the article 110 can be, लेकिन उसमें आर्टिकल 110 में जो भी मैटर्स दिए गए हैं वो इंक्लूड नहीं है, देन इट कैन बी, वो क्या है, वो कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन दी लोकसभा, क्या उनको लोकसभा में इनिशिएट कर सकते हैं, बी इनिशिएटेड इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी हाउस में, सी इनिशिएटेड ओनली इन दी राज्यसभा या राज्यसभा में, डी इनिशिएटेड ओनली इन दी ज्वाइंट सेशन ऑफ दी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या दोनों हाउसेज में ज्वाइंटली इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। यूपीपीसी 2016 का क्वेश्चन, आंसर इज बी, किसी भी हाउस में कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। फाइनेंशियल बिल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी में क्या है, द बिल्स विच कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110(1) क्लॉज 1 उसके सब क्लॉज A to F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहली कैटेगरी में वो बिल्स हैं जो जिनके अंदर वो प्रोविजंस कवर होते हैं जो आर्टिकल 110 के क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 to F कवर हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैटेगराइज्ड एज फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 107(1). उन बिल्स को जो ये प्रोविजंस को कवर करते हैं A to F को, वो प्लेस किए गए हैं 117 क्लॉज 1 के अंदर। क्लियर हो गया। अब सेकंड कैटेगरी की बात करें, दोज बिल्स विच कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ एक्सपेंडिचर, पहले में प्रोविजंस थे आर्टिकल 110 एक के A to F के, सेकंड में प्रोविजंस हैं किसके, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जिस बिल्स के अंदर प्रोविजंस हैं एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनको कैटेगराइज किया गया है फाइनेंशियल बिल के अंडर ही, लेकिन आर्टिकल 117 क्लॉज 3 ऊपर वाले में था, आर्टिकल 117 क्लॉज 1। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट है यार, बिंदास होके पूछें यार, फिर वो एक दोस्त वाली बात कैसे रहेगी। मैं दोस्त तो कह के संबोधन करता हूँ, मज़ा ही तब है जब दोस्त की तरह बिंदास होके कुछ पूछो, कुछ अच्छा नहीं लगा कमेंट्स में डालें आप, तभी तो कुछ टू वे कम्युनिकेशन है। However, the recommendation of the president is essential for the consideration of these bills. Unless such consideration, neither house can pass the bill. लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दीज बिल्स, अगर इन बिल्स को कंसिडर करना है। अनलेस सच कंसिडरेशन, जब तक ऐसी कंसिडरेशन नहीं होगी, नीदर हाउस कैन पास द बिल, तो बिल पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई फाइनेंशियल बिल का मैटर है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ बजट, कि जो पार्लियामेंट का बजट के ऊपर कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ए, पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बजट, कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है बजट को क्रिएट करने में, बनाने में। बी, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मूव ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं उनके ऊपर ही मूव ऑन कर जाए, उसके ऊपर भी कानून बना ले आगे, ठीक है, उसको भी बाईपास कर दे एक तरह से। सी, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज द टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट कोई भी टैक्स नहीं इम्पोज कर सकती। डी, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंक्रीज एनी टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और कोई पावर नहीं है किसी टैक्स को बढ़ाने की जब तक राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन ना हो। IAS प्री 2009 का क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर है। आंसर इज बी, कि द चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आता है आर्टिकल 112 क्लॉज 3, चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉट सबमिटेड टू दी वोट ऑफ पार्लियामेंट, इसमें वोट ऑफ पार्लियामेंट के तहत सबमिट नहीं किया जाता, ऑल्दो देयर कैन बी डिस्कशन ऑन द सेम इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आसान भाषा में बताता हूँ, देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी खर्चे क्या हो गए, जैसा मैंने अभी पहले बताया, कैग हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या जो भी ऐसे बड़े पद हैं, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, ठीक है, इन राज्यसभा और लोकसभा के रिस्पेक्टिवली, इन सब की जो सैलरीज हैं वो पे करनी है, ये भाई मैंडेटरी हैं। ऐसा नहीं है ना कि पार्लियामेंट का मूड बदल गया तो चलो जी मिलके वोट करते हैं, इस महीने सैलरी नहीं देंगे। इसलिए वहां पे कहा गया है कि नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, कि वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट इसके ऊपर जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि उनको लग रहा है कोई मसला है, डिस्कस कर लें, कल को कानून ले आएं, बट उसको रोक नहीं सकते वोट करके, वोट का अधिकार नहीं है। सो दैट्स वाई ये बी इज द आंसर, कि गलत हो गया, कि मूव ऑन वर्ड का मतलब ये हो गया, मूव ऑन कि उसको बाईपास कर दें और वो कल को वोट डाल के उसे सैलरीज को भी कम कर दें, ज़्यादा कर दें, बंद कर दें, ये इसका आंसर था। देखो एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत डिटेल से, पूरा जोर लगा हुआ है आपके लिए, कि भाई वो कहते हैं ना एक के सादे सब सदे, कि तैयारी ऐसे करो, एक जगह से की, एक बार की और कवर सब कुछ हो गया, 10 तरह के एग्जाम कवर हो गए। ये नहीं थोड़ा सा यहाँ से नोट्स ले लिए, फटाफट इसको कर लिया, अब ये भी भूल गए, वहाँ से कर लिया, फिर वो भूल गए, ना ये आता ना वो आता, पढ़ा ये भी पढ़ा वो भी, नौकरी यहाँ भी नहीं मिली वहाँ पे भी नहीं मिली। तो इसीलिए एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये टॉपिक अब दोबारा कहीं से ना पढ़ना पड़े। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, क्या मेथड्स हैं जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, कि जो भारत का जो पब्लिक फाइनेंस है उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के क्या मेथड्स हैं। ये ऑप्शन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 1, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS क्या हो गया, एक तरह का बजट देसी भाषा में, तो उसको पार्लियामेंट में के आगे पेश करना। 2, विड्रॉवल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, कि मनी निकालना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आफ्टर पासिंग एन एप्रोप्रिएशन बिल, कि एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 3, प्रोविजंस ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ठीक है जी। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, कि वोट ऑन अकाउंट की जब जो किसी काम के लिए, किसी प्लान के लिए जो खर्चा एलोकेट किया गया था वो खर्चा सफिशिएंट नहीं पड़ा, उतने पैसे सफिशिएंट नहीं पड़े, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट ली गई कि वोट ऑन काउंट के तहत कि और खर्चा कर लिया, पार्लियामेंट से बाद में अप्रूव करवा लेंगे, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी स्कीम के तहत जितना बजट 500 करोड़ रखा गया था, 500 करोड़ कम पड़ गया, 600 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ खर्च दिया सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत वोट ऑन अकाउंट के थ्रू, ठीक है, बाद में वो पास हो जाए, ये इसमें कवर है जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के तहत। 4th, अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू, या पीरियोडिक रिव्यू हो या मिड ईयर के बीच में, ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट, मैक्रो इकोनॉमिक जो बड़े वाले फोरकास्ट हैं, देश की डेवलपमेंट है, GDP है, वो कितनी ग्रो करेगी, उसके बारे में जो भी फोरकास्ट भविष्यवाणी की थी, ठीक है, उनको रिव्यू करना पीरियोडिकली या मिड ईयर में। एंड एक्सपेंडिचर्स बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, जो भी ऐसे फोरकास्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, भविष्यवाणी हैं, खर्चे हैं, वो एक पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस उसको रिव्यू करे, एक पीरियोडिकली या मिड ईयर के अंदर जाके। 5th है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना। अब बताइए इनमें से क्या सही है, क्वेश्चन देख के पता लगे IAS का क्वेश्चन मिलेगा, IAS पर 2012 क्वेश्चन है भाई। 1 2 3 5, B 1 2 4, C 3 4 5, D 1 2 3 4 5, बताइए क्या इसका आंसर है।
आंसर इज ए 1 2 3 5, मतलब 4 को छोड़ के सारी स्टेटमेंट सही हैं। हम फटाफट देख लें। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर्स, नो मनी कैन बी विड्रॉन। ये नीचे दिए गए कंट्रोल हैं जो पार्लियामेंट रखती है एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 114 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अ बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये हम मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 114 के तहत बिना एप्रोप्रिएशन बिल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। 2 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट गिवन इन दी आर्टिकल 115 और 116। ये भी हमने पिछली वीडियो में किया कि आर्टिकल 115 और 116 के तहत प्रोविजन दिए गए हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट के, एंड वोट ऑन अकाउंट भी ऑप्शन दी गई है कि अंडर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। 3 है आर्टिकल 107 इज रिलेटेड विद द प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। आर्टिकल 107 किसके रिगार्डिंग है? प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, कि कैसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है और पास करना है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस। 4 प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर दी पार्लियामेंट, कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के आगे रखी जाती है, बजट वहीं तो पेश किया जाता है, तो सारी स्टेटमेंट सही होगी। वो क्यों गलत हो गई उसका रीजन भी बताता हूँ, यहाँ नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है लास्ट में पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। कोई भी खर्चों को या जो गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट हैं उसकी फोरकास्ट करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू करने के लिए कोई स्पेशल डेडिकेटेड पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस नहीं है, फॉर्मल ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही किया जाता है। सो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गई। ये जो आखिरी में वर्ड आया कि बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 89, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। भारत में जो इनमें से कौन रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को? जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं किस सेक्टर्स में? जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत में इनको कौन रिव्यू करता है, इन रेगुलेटर्स को? 1 एडहोक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, जो एडहोक कमेटीज हैं, जो टेम्पररी कमेटीज होती हैं, जो पार्लियामेंट सेटअप करती है। 2 पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, जो पार्लियामेंट्री जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती है, क्या वो करती हैं? 3 फाइनेंस कमीशन, 4 फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, या 5 नीति आयोग। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे 1 and 2, B 1 3 4, C 3 4 5, D 2 and 5। IAS प्री 2019 का क्वेश्चन। A इज द आंसर, 1 and 2 इज द आंसर। एडहोक कमेटी करती है जो पार्लियामेंट सेटअप करती है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी भी करती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन और ये नीचे 2 और जी थे उनका कोई रोल नहीं है। अब देखिए इसे फटाफट। इंडिया के अंदर 24 डिपार्टमेंट्स रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, दैट कंप्राइजेज मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो 24 कमेटीज़ हैं उसके अंदर दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज़। और दीज कमेटीज़ 1 मिनिस्ट्री स्पेसिफिक, एक मिनिस्ट्री स्पेसिफिक होती है, एंड मे रिव्यू द वर्किंग रेगुलेटर्स ऑफ विद इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग DFS आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेटर होगा तो वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कमेटी बैठेगी वो रिव्यू करेगी उसे। ठीक है जी। पार्लियामेंट में ऑल्सो एस्टैब्लिश एडहोक कमेटीज विच में एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द रेगुलेटर्स। ठीक है, पार्लियामेंट ऑल्सो एक एडहोक कमेटी भी बिठा सकती है कि जो एग्जामिन करे वर्किंग इन रेगुलेटर्स की, जैसे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द एलोकेशन ऑफ 2G स्पेक्ट्रम। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन को चेक करने के लिए। इंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ पॉलिसी, कि कैसी इन्होंने पॉलिसी बनाई है ऑन स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, कि जो स्पेक्ट्रम दिया जाएगा 2G का उसकी प्राइसिंग कैसे है, उसका जो प्राइस कैसे तय किया गया है। एंड ग्रांट ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेज, कि टेलीकॉम लाइसेंस कैसे बांटे गए हैं, अपने पसंद के बंदों को तो नहीं दे दिए। ठीक है, लाइसेंसेज एडहोक कमेटीज आर टेम्परेरी इन नेचर, और ये टेम्परेरी होती है नेचर में। फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग एंड फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज़ नो रोल टू प्ले इन द रिव्यू ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन वेरियस सेक्टर्स। तो नीति आयोग और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इनका कोई रोल नहीं होता इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू करने में। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है कि जो बजट प्रिपेयर करे और प्रेजेंट करे पार्लियामेंट के अंदर यूनियन का बजट? A डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, B डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, C डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, D डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। IAS प्री 2010 का क्वेश्चन, B इज द आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये ध्यान में रखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये उसे पेश करता है, तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 91, इफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, अगर एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है लोकसभा द्वारा पास ना किया जाए तो क्या होगा? ए, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, बजट को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर से पेश किया जाएगा। बी, द बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर द सजेशंस, सुझाव लेने के लिए बजट को राज्यसभा को रेफर किया जाएगा। सी, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन,
जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बोला जाएगा आप रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें। डी, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या प्रधानमंत्री अपना और पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सबमिट करेंगे। डी, IAS Pre 2011 का क्वेश्चन एंड डी इज द आंसर, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे पूरी काउंसिल के साथ अगर ऐसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 92, इफ बजट इज डिस्क्लोज्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल हैपन। अब आ गया वो आपके सामने, अगर बजट डिस्क्लोज कर दिया जाए पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले ही इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, मतलब किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, तो क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, बी चीफ मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, सी फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, या डी दैट इज नन ऑफ द ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। C is the answer, finance minister. Budget is presented by the finance minister and officials of the concerned ministry. A minister takes the oath of office and secrecy. जो मैंने बताया था कि शपथ लेते हैं भाई वो। हम तो कह देते हैं कि दोस्त का हमने फ़ोन नहीं उठाया, अब दोस्त कह रहा है कि यार मुझे इतना ज़रूरी काम था तूने फ़ोन नहीं उठाया, हम फिर भी कह देंगे भाई तेरी कसम बहुत बिजी था। हम ऐसे कसम खा लेते हैं मजाक में। यहाँ पे जो कसम खा ली, ओथ ले ली, तो उसका बहुत मीनिंग है। देयरफॉर इफ़ द बजट इज डिस्क्लोज बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इंट्रोड्यूस करने से पहले ही लीक हो गया, डिस्क्लोज कर दिया, द फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली एंड टू रिजाइन, उन्हें अकेले जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इज मेंशन इन द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923, जैसा मैंने बताया था कि इस चीज़ के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन या दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस द टोटल अमाउंट पेबल बाय एन इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, इनमें से दिया गया कौन सा टैक्स जो है द टोटल अमाउंट जो पेबल है बाय एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल ने टोटल अमाउंट पे करनी है वो लिमिट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कौन सा टैक्स है वो? ए कॉर्पोरेशन टैक्स, बी एस्टेट ड्यूटी, सी सक्सेशन ड्यूटी, डी टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग्स। यूपी पीसीएस 2004 का क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो आई होप इसमें से थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, आप आंसर दे देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। सच में सेशन अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, एक एक इन्फॉर्मेशन काम की लगी, तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़े से कमेंट्स करो, दोस्तों से बांटो एंड आगे बढ़ने में थोड़ी हेल्प करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।